हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पीडीएफ बॉक्स दोनों में ही दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके सेट 21 को। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी गुजरात और राजस्थान की एक कपड़ा कला है? देखिए ऑप्शन में है पैठनी, बांधनी, चंदेरी और इक्कत। अगर हम बात करें इसमें पैठनी की तो ये एक महाराष्ट्र की ड्रेस है। बांधनी है, ये है गुजरात और राजस्थान की कपड़ा कला। चंदेरी जो कि एमपी की एक कपड़ा कला है और साथ ही जो इक्कत है ये ओडिशा की एक कपड़ा कला है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांधनी। निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं है? विक्रमादित्य, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, जो कि गुप्त वंश के एक शासक रहे हैं। और अगर हम गुप्त वंश के शासनकाल की बात करें तो ये इनका काल आता है 240 से लेकर 550 एडी यानी कि एनो डोमिनी, यानी कि इस समय में भारत में गुप्त वंश का शासन रहा था। और अगर हम विक्रमादित्य के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल आता है 385 से लेकर 415 एडी का। और जो इनके नवरत्न थे इनके दरबार में, उनमें नाम आता है कालिदास का, वररुचि का और क्षपनक का। इसमें कुल 9 दरबारी थे इनके, यानी कि नवरत्न थे। और जो अमीर खुसरो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे। और अगर हम इनके अदर्स नवरत्नों के बारे में बात करें तो इनमें आता है नाम एक तो अमर सिंह का, बेताल भट्ट, शंकु और जो घटकर और धन्वंतरी, साथ ही महावीर। तो ये जो सारे नवरत्न हैं ये विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो यहाँ पर जो शामिल नहीं है वो है अमीर खुसरो। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? देखिए तुंगभद्रा नदी है ये कर्नाटका में स्थित है। और अगर हम वितस्ता की बात करें तो ये झेलम का प्राचीन नाम है, परुष्णी रावी का। और जो कालिंदी है ये नाम है यमुना का। और जो तुंगभद्रा नदी है इसको रामायण में पंपा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी। और अगर हम बात करें इनके कुछ विशेषता के बारे में तो देखिए जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया एक श्रृंगेरी मठ था जो कि कर्नाटका में ही स्थित है, वो इसी नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंपा नदी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना की कमान किसने संभाली? देखिए पानीपत के टोटल 3 युद्ध लड़े गए थे और जो पहला युद्ध था ये 1526 में लड़ा गया था, और दूसरा युद्ध 1557 और तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में। अगर हम बात करें कि इसमें जो मराठा सेना थी इसके जो प्रमुख सैनिक थे वो कौन थे, तो उसमें नाम आता है सदाशिवराव भाऊ का। बखत कहाँ है? इनका नाम आता है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ये बहादुर शाह जफर यानी कि जो बहादुर शाह सेकंड थे उनके प्रमुख सैनिक थे। और जो बैरम खां हैं ये अकबर के संरक्षक थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी, सदाशिवराव भाऊ। सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम वॉशिंगटन में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सैटेलाइट यानी कि उपग्रह, यानी कि उपग्रह से संबंधित जो भी किसी ने कोई इंपॉर्टेंट वर्क हैं तो उनको वॉशिंगटन के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। और इसमें जो पहले शामिल होने वाले व्यक्ति थे वो थे UR राव, यानी कि उडुपी रामचंद्र राव। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी। अगर हम बात करें APJ कलाम के बारे में तो देखिए ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और जो सतीश धवन हैं ये इसरो के तीसरे चेयरमैन रहे थे। साथ ही ये जो सतीश धवन हैं इनके नाम पर एक सतीश धवन स्पेस सेंटर भी बनाया गया है। विक्रम साराभाई हैं ये इसरो के पहले चेयरमैन थे। और उडुपी रामचंद्र राव के बारे में एक और भी कथन है कि ये जो इसरो है उसके चौथे अध्यक्ष रहे थे। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को और इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उडुपी रामचंद्र राव। निजाम सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है?
जो निजाम सागर बांध है ये तेलंगाना में है, और अगर हम इसकी नदी की बात करें तो देखिए इसकी नदी का नाम आता है मंजीरा नदी। और ये जो बांध है ये तेलंगाना का सबसे पुराना बांध है, और यहाँ का एक शासक था मीर उस्मान अली खां, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और 1923 में इसको बनाया गया था। अगर हम बात करें महानदी की, तो महानदी जो कि उड़ीसा और बंगाल में है, इस पर एक स्थित है हमारा डैम जो कि है हीराकुंड डैम, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है। और भागीरथी है, इस पर टिहरी बांध है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंजीरा नदी। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? देखिए उदयपुर है ये एक राजस्थान का जिला है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि वन्य जीव अभयारण्य ये कौन से राज्य में है। तो देखिए ये वाला जो अभयारण्य है ये स्थित है बिहार में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इसको राजस्थान की जो उदयपुर उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। डायनामाइट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? डायनामाइट जो कि एक प्रकार का विस्फोटक है, और इसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने, जो कि एक स्वीडिश रसायन शास्त्री थे। और अगर हम बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किसका किया जाता है, तो राइट आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरॉल। राइट आंसर है ऑप्शन सी। साथ ही अगर हम बात करें अल्फ्रेड नोबल के बारे में, तो इन्हीं के नाम पर नोबेल अवार्ड स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे छोटा एक्सचेंज कौन सा है? एक्सचेंज की बात करें तो देखिए ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, और अगर हम बात करें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, तो यह विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो कि अमेरिका में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारत का ही एक एक्सचेंज है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, और इसकी स्थापना दलाल स्ट्रीट के नाम से की गई थी। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये भी भारत का ये एक स्टॉक एक्सचेंज है, और इसकी जो स्थापना है ये 1992 में की गई थी। और अगर हम बात करें यांगून स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि म्यांमार का एक स्टॉक एक्सचेंज है, यह दुनिया का सबसे छोटा एक्सचेंज है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथ ही अगर हम एक और फैक्ट के बारे में बात करें बीएसई के बारे में, तो देखिए जो बीएसई है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि इंडिया के साथ साथ ये एशिया में भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है इसको OECD के नाम से जाना जाता है, और ये इसका लोगो है। और अगर हम बात करें इस संगठन के बारे में, तो देखिए इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, और यह 35 देशों का एक आर्थिक संगठन है, और ये यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ही आता है। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ज्यूरिख की बात करें तो यहाँ पर जो फीफा है, जो कि फुटबॉल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय है। जकार्ता में है आसियान का मुख्यालय, और काठमांडू में फेमस है सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? अटॉर्नी जनरल यानी कि जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं, और जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। और देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये कौन होता है, तो जो भारतीय सरकार है ये इसका प्रमुख विधि अधिकारी होता है, और सुप्रीम कोर्ट में ये भारत सरकार का मुख्य अधिवक्ता होता है। और वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में है के वेणुगोपाल, और जो सुकुमार सेन है ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। और जो जीवी मावलकर हैं ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे हैं, और जो MC शीतलवाड़ हैं ये रहे हैं पहले अटॉर्नी जनरल। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा MC शीतलवाड़। और हम अगर बात करें जो अटॉर्नी जनरल है इन्हीं की तरह हैं, जो स्टेट है उसके अंतर्गत भी एक मुख्य विधि अधिकारी होता है जिसको हम महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं, और इसका उल्लेख किया गया है 165 जो अनुच्छेद है इसके अंदर। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, इसके अंतर्गत जो उत्तक होते हैं इनका अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में ब्लड की स्टडी की जाती है, और जो माइकोलॉजी है इसके अंतर्गत जो कवक होते हैं इनके बारे में स्टडी किया जाता है, और जो फाइकोलॉजी है इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइकोलॉजी। भारत में निम्न नेशनल पार्क में से किन किन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? यूनेस्को की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 16 नवंबर 1945 को, और जो इसका मुख्यालय है ये है पेरिस, फ्रांस में। और इसके जो वर्तमान में चीफ हैं वो है आंद्रे अजोले, और इसमें जो भी विश्व की प्रमुख धरोहरें होती हैं उनको शामिल किया जाता है अपनी लिस्ट में। और अगर हम बात करें यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में, तो देखिए जो केवलादेव है इसको शामिल किया गया था 1985 में,
और जो सुंदरवन का डेल्टा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर है, तो इसको शामिल किया गया था 1987 में। और जो काजीरंगा जो कि असम में नेशनल पार्क है प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे के लिए से, तो इसको भी 1985 में ही यूनेस्को में शामिल किया गया था। लेकिन जो रणथंभौर है जो कि एक नेशनल पार्क भी है, साथ ही राजस्थान का एक टाइगर रिजर्व भी है, तो इसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो देखिए यहाँ पर जो शामिल किए गई बात करेंगे तो इसमें ए, बी और सी तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन रक्षा योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? देखिए जो रक्षा योजना समिति है इसका मुख्य संबंध है रक्षा के निर्णयों से, उससे संबंधित जो भी फैसले लिए जाते हैं उससे। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि वर्तमान में है अजीत डोभाल। साथ ही इसके अंतर्गत जो लोग शामिल होते हैं, एक तो तीनों जो हमारी फोर्सेस हैं इनके जो प्रमुख होते हैं वो रक्षा मंत्रालय का सचिव, विदेशी मामलों के सचिव, साथ ही जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इसके भी अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं वो है अमित शाह जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर। रक्षा मंत्री हैं जो कि राजनाथ हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ। निम्न में से कौन सा पर्वत वहां पर स्थित है जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं इन दोनों का जहाँ पर मिलन होता है ये वहाँ पर कौन से पर्वत हैं? तो देखिए यहाँ पर स्थित हैं ब्लू माउंटेन्स यानी कि जो नीलगिरी पर्वत हैं। यहाँ पर जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हैं ये दोनों ही मिलते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर हम बात करें नीलगिरी पर्वत के बारे में तो देखिए ये पश्चिमी घाट की श्रृंखला में आते हैं और इसकी जो सबसे ऊँची चोटी है वो है डोडा बेटा जो कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो लेंथ है वो है 2637 मीटर। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है तो इसका जो मुख्य हिस्सा है वो है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल में। अगर हम बात करें अन्नामलाई की तो अन्नामलाई भारत के जो बिल्कुल दक्षिण में स्थित आते हैं पर्वत वहाँ पर स्थित हैं, यानी कि इनको दक्षिणी पर्वत भी कहा जाता है। और इलायची पर्वत है ये भी केरल में ही स्थित है। और शेवराय पर्वत है ये भी तमिलनाडु में स्थित है और ये जो पूर्वी तमिलनाडु है यानी कि जो पूर्वी घाट है वहाँ पर स्थित हैं। और अब हम इसकी लोकेशन को थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं। देखिए ये है जो भारत है इसका दक्षिणी मैप है और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ये जो है ये तो है कर्नाटका, ये है तमिलनाडु और ये है केरला। और इन तीनों का ही ये जो एरिया है इसमें आती हैं नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं ये। तो ये आप रीज़न आप ध्यान में रखिएगा कि जो ये तीनों ही स्टेट हैं इनके अंतर्गत आती हैं नीलगिरी पर्वत। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं द आइडिया ऑफ जस्टिस और ये बुक लिखी गई है प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इनकी कुछ अदर फेमस बुक्स भी हैं, आप ध्यान रखिएगा। एक तो है द कंट्रीज फर्स्ट बॉय और दूसरी है रेशनलिटी एंड फ्रीडम। अभिजीत बनर्जी की बात करें तो ये भी एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं और इनको 2019 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी भी एक बुक है गुड इकोनॉमी फॉर हार्ड टाइम। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। और जो अमर्त्य सेन हैं इनको 1999 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के कारण। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 18 मई को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नवंबर की बात करें तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है विश्व शौचालय दिवस। और जो 31 अक्टूबर है ये जो जन्म दिवस है ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का और इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और जो 1 जून है इस दिन मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। और साथ ही जो वर्ल्ड पेरेंट्स डे है ये भी इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप है इसको किस वजह से सार्वभौमिक अदाता कहा जाता है? देखिए जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती जबकि एंटीजन इसमें होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। खून में प्रतिजन यानी कि एंटीजन की कमी, तो देखिए ये कथन तो गलत है क्योंकि इसमें एंटीजन होता है। खून में प्रतिरक्षी यानी कि जो एंटीबॉडी होती है इसकी कमी, तो देखिए ये बात सही है। प्रतिरक्षी और प्रतिजन दोनों की कमी ये कथन गलत है। और प्रतिरक्षक की उपस्थिति, तो देखिए इसमें एंटीबॉडी होती है वो नहीं होती। तो यहाँ पर जो सही कथन है वो है ऑप्शन बी
खून में प्रतिरक्षी यानी कि जो एंटीबॉडी है इसकी कमी के कारण ही इसको सार्वभौमिक अधाता कहा जाता है। यानी कि ये सभी को ब्लड नहीं देता है, केवल जो AB ग्रुप वाला है वो AB ग्रुप वाले ब्लड व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक कहा जाता है? नेपाल की बात करें तो पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए ये है नेपाल का मैप, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी बॉर्डर शेयरिंग इंडियन स्टेट, तो देखिए एक तो आता है उत्तराखंड, दूसरी है यूपी, फिर आता है बिहार, उसके बाद में वेस्ट बंगाल और फिर आता है सिक्किम। तो यानी कि टोटल 5 स्टेट ऐसी हो जाएंगी भारत की जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। और जो इसके साथ कंट्रीज़ की बात करें तो तब आ जाएगा तिब्बत का नाम। और अगर हम इसका देखें डिटेल के बारे में तो देखिए यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्यादेवी भंडारी, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं KP ओली, जिसको हम खड्गा प्रसाद शर्मा ओली कहते हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं चौलेंद्र शमशेर राणा। साथ ही यहाँ की जो राजधानी है वो है नेपाल की काठमांडू। और अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा राजा है जो इसका संस्थापक कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी नारायण शाह। और इसका जो मोटो है वो है मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन। और ये इसका फ्लैग है, आप इसका ध्यान में रखिएगा। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए ये जो सम्मेलन है ये जब खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था उसके बाद में आयोजित किया गया था, और इसके आयोजन किया गया था 1919 में ही, और ये किया गया था दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो आंदोलन है ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया था अपने खलीफा पद की सुरक्षा के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो लखनऊ है यहाँ पर एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसी के अंतर्गत ही कांग्रेस का जो 2 शाखाएं थी गर्म दल और नरम दल, इन दोनों को ही एक किया गया था। दलाई लामा का एक व्यक्तिगत मठ जिसे नामग्याल मठ कहा जाता है यह कौन से राज्य में है? देखिए जो नामग्याल मठ है इसको दलाई लामा का मंदिर कहा जाता है, और ये जो मठ है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो मठ है ये धर्मशाला में स्थित है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किसने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो GDP है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी आधुनिक अवधारणा को विकसित किया? देखिए जब भी किसी देश की विकास की दर को अनुमानित किया जाता है तो उसको GDP के आधार पर ही किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि जो GDP है ये क्या है, तो जब भी किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो इनका जो मूल्य होता है इसी के योग को कहा जाता है GDP। और अगर हम बात करें कि इस अवधारणा को विकसित किसने किया था, यानी कि जो आधुनिक अवधारणा है इसको, तो इसके लिए नाम आता है साइमन कुडनेट्स का। और इन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1934 में, और ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी अमेरिका में। एडम स्मिथ की बात करें तो इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और JM किन्स हैं इनको बोला जाता है गॉड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और जो डेविड रिकार्डो है ये भी एक अर्थशास्त्री ही थे। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? देखिए जो हार्ट बीट है इसके बारे में बात की जा रही है कि इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मुख्य सहायक हैं आयोडीन। और जो आयोडीन है इसका परमाणु क्रमांक है 53। और अगर हम सोडियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक आता है 11, सल्फर का परमाणु क्रमांक आता है 16, और जो आयरन है यानी कि जिसको हम फेरस के नाम से जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक आता है 26। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो हम दिल की धड़कन की बात करें तो देखिए 1 मिनट में कुल औसतन अगर हम बात करें तो ये 72 बार धड़कती है। और अगर हम इसकी समयावधि पूछ लें कि इसकी दर क्या है, तो देखिए आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं 60/72, यानी कि एक धड़कन को धड़कने में कितना समय लगता है, तो आप इसको रिवर्स कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 5/6, अप्रोक्स आ जाएगा 0.8। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? कालाहारी मरुस्थल की बात की जा रही है, तो पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए ये जो लोकेशन है ये आती है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका साउथर्न एरिया है। और अगर हम बात करें इस डेजर्ट के बारे में तो देखिए ये है नामीबिया, बोत्सवाना और ये है साउथ अफ्रीका। तो ये जो एरिया है इसमें आता है कालाहारी डेजर्ट। और अगर हम बात करें ये जो लाल इसके बाहर की बाउंड्री है तो इसको कहा जाता है
कालाहारी बेसिन। तो देखिए इसमें जो मुख्य देश है वो आता है नाम बोत्सवाना का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोत्सवाना। भारत की बात करें तो भारत का जो प्रमुख एक डिज़र्ट है थार मरुस्थल, तो ये आ जाएगा भारत में। चाइना का भी एक आता है जिसको हम कहते हैं टकलामाकन रेगिस्तान। भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने कार्य नहीं किया है। अगर हम बात करें उप प्रधानमंत्री की, तो इनके बारे में एक विशेष बात है कि इस पद का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया, यानी कि इसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी और इसकी पदरिक्ति कैसे होगी, इस बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। और अगर हम बात करें कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कार्य नहीं किया इस ऑप्शंस में, तो देखिए मोरारजी देसाई हैं, जगजीवन राम है और यशवंत चाहवान है। इन तीनों ने ही उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री हैं ये देश के मात्र प्रधानमंत्री ही रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर हम बात करें आदर्श उप प्रधानमंत्री के बारे में, तो देखिए इसमें आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी। इन लोगों ने भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। कल आपसे प्रश्न किया गया था, आपको बताना था कि जो रामसर सम्मेलन है इससे संबंधित रामसर शहर कौन से देश में स्थित है। तो देखिए ये जो शहर है ये स्थित है ईरान में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर हम बात करें इस सम्मेलन के बारे में, तो इसको पहली बार आयोजित किया गया था 1971 में। और ये जो संबंधित है वेटलैंड से। और साथ ही ध्यान रखिएगा जो 2 फरवरी है इस दिन मनाया जाता है वेटलैंड डे, और 2020 की थीम रही है बायोडाइवर्सिटी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। आज आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने प्रसिद्ध हिंदू मंदिर श्री मरियम्मन मंदिर का दौरा किया था, ये कौन से देश में है। देखिए ये टेम्पल है और आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया। साथ ही इसकी जो भी कंट्री है इसके बारे में आप जो भी डिटेल आप बता सकें तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी लगा होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।